नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, सियासी जमातें जितनी भी यूटी जम्मू कश्मीर की है, उनकी सबकी निगाहें 24 तारीख को होने वाली प्रस्तावित बैठक पर टिकी हुई है और सब ये चाहते हैं कि इसके अच्छे परिणाम निकले। 5 अगस्त 2019 के बाद जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पूरी तरह से डिरेल कर चुकी हैं, जो पॉलिटिकल प्रोसेस एकदम से थम सा गया है, वो स्टार्ट हो, इसको लेकर के सबकी कामना है। और शायद दिल्ली सरकार भी यही चाहती है, दिल्ली की भी मंशा यही है कि अब बातचीत के माध्यम से राजनीतिक प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाए। हमने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से जानना चाहा, तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि कहीं ना कहीं कल उनकी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग होगी और इस मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। उन्होंने कहा कि ऑफिशियली हम पे कोई न्योता नहीं आया है, अलबत्ता जो अध्यक्षा है महबूबा मुफ्ती, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रही हैं, उनको जरूर टेलीफोन कॉल दिल्ली से आया है। पिछले चंद एक रोज से काफ़ी खबरें शाया हुई हैं एक कुल जमाती मीटिंग को लेके जिसका इनेकाद दिल्ली में होना है। तो इसको लेके हम इतना कहना चाहेंगे कि गो कि हमें कोई फॉर्मल रिटन इनविटेशन अभी तक नहीं मिला है, लेकिन ये ज़रूर है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को फ़ोन के ज़रिए मुताला किया गया है ऐसी एक मीटिंग के बारे में। और इसी तनाजुर में पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, पीएसी है, उसका एक इजलास तलब किया गया है कल, जिसको महबूबा मुफ्ती साहिबा चेयर करेंगी और इस सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा और डिस्कशन होगा इसी हवाले से कि ये जो प्रपोज्ड मीटिंग दिल्ली में होने जा रही है। दर्शकों, अपनी पार्टी की बात करें या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, दोनों का एक ही जिक्र है कि देर आए दुरुस्त है। यानी दोनों मानते हैं कि जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया है, जो बातचीत के माध्यम से यूटी जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को शुरू करने का फैसला जो केंद्र सरकार ने लिया है, वो उचित है। लेकिन अफसोस हो उनको इस बात का अफसोस है कि देर हुई है। फिर भी बार बार यही डायलॉग बोलते हैं कि देर आए दुरुस्त है। देर आए दुरुस्त आए, बड़ी देर कर दी आते आते। 5 अगस्त 2019 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को याद आया कि ऑल पार्टीज़ मीटिंग बुलाई जाए। ऑल पार्टीज़ मीटिंग बुलाई गई है। जम्मू कश्मीर के लोगों को तवक्का है कि ऑल पार्टीज़ मीटिंग से सियासी जो प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस, वो शुरू होगा। ऑल पार्टीज़ मीटिंग के बाद क्या होता है ये तो वक्त बताएगा कि वहाँ क्या होता है। लेकिन लोगों के दिलों में एक उम्मीद पैदा हो गई है कि ऑल पार्टीज़ मीटिंग के बाद अगर इलेक्शन कराए जाएं तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिकल माहौल है, पॉलिटिकल लोग जो हैं वो सामने आ जाएंगे, हिस्सा लेंगे और ये जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है यहाँ, उससे आज़ादी मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, जहाँ तक सर्वदलीय बैठक की चर्चाएं हैं और ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक सर्वदलीय बैठक आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई जा रही है। अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हर उस बात का स्वागत करती आई है हमेशा से, जो वार्ता के ज़रिए चीज़ों को आगे लेके जाए। हमारा अपने शुरू से ये मानना रहा है कि धारा 370 टूटने के बाद और 35 से टूटने के बाद जिस तरह से हालात बने थे और उसके बाद से जिस तरह से एक वार्ता का जो माहौल था वो शुरू होना चाहिए था और देर आए दुरुस्त है। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री ने ये समझा है कि जो इस रियासत जो जम्मू कश्मीर थी उसकी वापसी को लेके दर्शकों, अगर भारतीय जनता पार्टी की माने तो भारतीय जनता पार्टी की स्वाभाविक सी बात है, उन्होंने तारीफ करनी ही होगी। और शायद यही एक कारण है कि डॉक्टर ताहिर चौधरी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह जो चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर को लेकर के उन्होंने माइंड में रोड मैप तैयार किया गया, उसको ज़मीनी सतह पर लागू किया जाए। और उसकी पहली पहल जो है 5 अगस्त 2019 को हो गई थी। अब रफ्ता रफ्ता ये आगे कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री साहब ने 24 जून को
जम्मू कश्मीर की सभी रीजनल पार्टीज़ के लीडर्स को दिल्ली में इनवाइट किया है, एक मीटिंग कॉल की है जिसमें प्रधानमंत्री साहब जम्मू कश्मीर के हालात के ऊपर चर्चा करेंगे उनके साथ, और जो आने वाले टाइम पे जो प्रधानमंत्री साहब ने जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए सोचा होगा उन चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। दर्शकों, कांग्रेस के चीफ स्पोक्सपर्सन रविंद्र शर्मा, एडवोकेट रविंद्र शर्मा कहते हैं कि उनको आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं है, कोई ऐसी सूचना आई है मीटिंग की उनको जानकारी नहीं है। हो सकता है हाईकमान को ये सूचना मिली हो। देखिए, अभी तक तो कोई न्योता फॉर्मली जो है वो हमारे नॉलेज में नहीं है, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नॉलेज में। हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी हमारी वहाँ कहीं दिया गया हो, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बहुत अरसे के बाद याद आया कि ऑल पार्टी मीटिंग करनी चाहिए, डिबेट डायलॉग करना चाहिए, मेन स्ट्रीम पार्टी को भी पूछना चाहिए। ये बात अगर वो 2 साल कवर की होती तो शायद इतना उथल पुथल, इतनी तबाही न होती। दर्शकों, जम्मू कश्मीर बैंक ने लगातार चौथे क्वार्टर में मुनाफा अर्जित किया है। 315 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा अर्जित किया है। हमने जेके बैंक के चेयरमैन से बातचीत की, आर के शिब्बर से। आइए देखते क्या कहना है। दर्शकों, यूँ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक की हालत, जम्मू कश्मीर बैंक की हालत ठीक नहीं थी। ऐसा माना जाए ड्रेल हो चुकी थी, अब पटरी पे लौटा है और चौथा कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जिसमें बैंक ने मुनाफा कमाया है। 315.5775 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। ये 2014 के बाद एक क्वार्टर में सबसे बड़ा मुनाफा है। चर्चा करेंगे। चेयरमैन और एमडी जम्मू कश्मीर बैंक के आर के शिब्बर हमारे से जुड़ चुके हैं। शिब्बर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इस अचीवमेंट का श्रेय आप किसको देते हैं? देखो, मैंने 2 साल पहले टेक ओवर किया था एज ए CMD JNK बैंक। जी। जब हमने टेक ओवर किया था, आपको भी इसके बारे में पूरी जानकारी है कि तब हालात कैसे थे। जी। उसके बाद वे अगस्त 19 में भी यहाँ पे कुछ वर्गेशन आर्टिकल 370 बिजनेस थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, दैन कोविड आल्सो। जी। तो तब से लेके आज तक 2 साल हो गए हमें। तो डे 1 से जो पूरी टीम है JNK बैंक की, पूरा जो स्टाफ है JNK बैंक का, तो दे आर वर्किंग ओवरनाइट आल्सो। चाहे वो कोविड था, चाहे डिस्टर्बेंस थी, चाहे बिजनेस का हालात ठीक नहीं थे, तो हम लोगों ने कोशिश किया कि रिटेल बिजनेस और जो मेन बड़े कॉरपोरेट हैं जिनकी रेटिंग अच्छी है, उनकी तरफ हमें ज़्यादा फोकस किया। तो और दूसरा, बैलेंस शीट जो हमारी है, प्रॉफिटेबिलिटी तो एक कंसर्न हर एक ऑर्गेनाइजेशन को होता है, हर एक कंपनी का होता है, लेकिन हमारी तरफ से, मेरी तरफ से ये एक डायरेक्शन थी कि जो रेगुलेटरी प्रोविजनिंग करनी है हमने, वो तो करनी है। उसके अलावा भी बैलेंस शीट को रोबस्ट करने के लिए हम प्रोवाइड फॉर और जितना कर सकते हैं एज पर द फ्रेमवर्क, तो वो हम डे 1 से कर रहे हैं। उसी का नतीजा है आज जो प्रॉफिटेबिलिटी आपने खुद ही बता दिया कि पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर थे, चारों में प्रॉफिट आया, और जो लास्ट Q4 है वहाँ पे बम्पर प्रॉफिट 315 करोड़ का जो प्रॉफिट आया है। और ये ऐसा प्रॉफिट पिछले 7 सालों में कभी नहीं हुआ। ये हमारा लास्ट क्वार्टर में Q4 में हुआ, क्योंकि हमने बैलेंस शीट को अच्छी तरीके से मैनेज किया, रिटेल डिपॉजिट साइड भी और एडवांस साइड भी, और जो कॉर्पोरेट था वेरी सिलेक्टिव। उससे ये हुआ कि हमारा मार्जिन अच्छा हो गया और प्रॉफिटेबिलिटी जो हमारे आज की डेट में हम सब लोग देख रहे हैं। दूसरा ये देखिए कि जो हमारा NPA है, मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि हर एक बैंक एज पर जो रूल है उनका, जिसको हम IRAC बोलते हैं, उसके मुताबिक आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिए। तो वी वर लेफ्ट विद ओनली 1 वीक
तो जी। एक हफ्ते में हमने जो हमारा दिसंबर क्वार्टर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी अराउंड 4000 करोड़ की, ये हमने लेस देन 1000 करोड़ कर दिया। ये पूरा श्रेय जो है, पूरा जो क्रेडिट है, जो लोग हमारे ऑपरेशन लेवल पे काम कर रहे हैं, ब्रांचेस में काम कर रहे हैं, कंट्रोलिंग ऑफिसर्स में कर रहे हैं, मैं ये उन्हीं को देता हूँ। जी शिवपाल साहब, एक चीज़ तो है कि आप कस्टोडियन हैं और जो लोग हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, उनका ध्यान ज़रूर रहता है कि एनपीए है, और एनपीए को लेकर के चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है कि लोग कहते हैं कि बैंक में, जम्मू कश्मीर बैंक में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बड़ी ज़्यादा थी। तो अगर पब्लिक आपसे ये जानना चाहे कि इस वक्त कितने बड़े डिफ़ॉल्टर हैं, उनको किस तरीके से डील किया जा रहा है और कितना एनपीए है, तो क्या बताएंगे आप? देखिए, टोटल जो एनपीए आज की डेट में मेरे बैंक में है, हमने उसके अगेंस्ट प्रोवाइड फॉर किया हुआ, प्रोविजनिंग की हुई है। आप देखिए खुद ही 1900 करोड़ ही हमारा नेट एनपीए है, 1900 करोड़, वो पूरे फिगर का 2.95% बनता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम जितने हमारे एनपीए हैं 1900 करोड़ का ही हमने क्वेश्चन नहीं रखा, प्रोविजन नहीं रखा, अदरवाइज वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर। और जो है हमारी एनपीए कवरेज रेशो है, वो इसी आपके क्वेश्चन के साथ रिलेट करता है। टुडे दैट इज टचिंग अराउंड 82%, तो हाईएस्ट इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। इसी से ही मैसेज आता है कि बैंक जो है, जो एनपीए अकाउंट का टेकिंग एक्स्ट्रा केयर। जी शिवपाल साहब, ये जो इंटरफेरेंस रहती है, ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहती है, इसको सुनिश्चित किया जाए कि नहीं हो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्योंकि हम जब बैंक का इतिहास देखते हैं तो हमने बहुत सारे ऐसे इराज भी देखे, बहुत सारे ऐसे समय भी देखे जिसमें बड़ा डायरेक्ट इंटरफेरेंस पॉलिटिकल पार्टीज़ का रहता था, सरकारों का रहता था। अब ऐसा ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए विनोद जी, सबसे पहले तो हमने जितने भी हमारी पॉलिसीज़ थी वो हमने रिवाइज कर ली जी, सिस्टम इन प्लेस कर दिए। आरटीआई और सीवीसी आप टोटली एप्लीकेबल टू जेएंडके बैंक है। तो और फ्यूचर में मैं आपको श्योर करता हूँ कि ऐसी इंटरफेरेंस अगर कहीं होती भी थी पास्ट में, तो फ्यूचर में नो बॉडी कैन अफोर्ड फ्रॉम द बैंक टीम आल्सो। ये कहने की ये आप जो एक हिस्ट्री रह जाएगी कि कहीं जेके बैंक में अगर कहीं प्रेशर था, आई एम नॉट श्योर था या नहीं था, लेकिन फ्यूचर में आपको श्योर करता हूँ, अपने कस्टमर को श्योर करता हूँ कि हमारा जो स्टाफ है, जो सिस्टम इन प्लेस हमने कर दिया है, उसी के मुताबिक ही वो काम करेंगे। जी शिवपाल साहब, जब आप चेयरमैन नहीं थे, एमडी नहीं थे, तब राज्यपाल उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर बैंक में बड़े पैमाने पर धांधलियाँ हुई हैं, तो क्या उन धांधलियों की जांच हो रही है? जिस तरफ आप रेफरेंस दे रहे हैं, जी काफ़ी केसेस जो आज की डेट में एंटी करप्शन ब्यूरो में है जी, वो दे आर टेकिंग केयर ऑफ दैट। तो उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन कोई एजेंसी हमारे से रिक्वायरमेंट है उनकी, तो वी आर फुली सपोर्टिंग दोज एजेंसीज आल्सो। जी 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 शिवपाल साहब, एक चीज़ और है कि कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास बढ़ा है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, जो उपभोक्ता हैं बैंक के, उनमें विश्वास बढ़ा है। जो पिछले साल यूँ कहा जाए कि जैसे ही एजेंसीज का बार बार नाम आता था, आईबी का, सीबीआई का नाम आता था, दूसरी एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम आता था, अब लगातार 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में जब हमने प्रॉफिट गेन किया है, वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ गया। आप ये मानते हैं? देखिए, ये जो शेयर है, मैं पहले आपके चैनल को भी देता हूँ, बाकी चैनलों को भी देता हूँ, कि जिन्होंने एक परसेप्शन बना दिया अवाम में एक जेके बैंक के ओपिनियन के बारे में। और ये जो जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, जितने भी हमारे ये अकाउंट थे, ये मोस्टली कंसोर्टियम में थे, और अदर दैन जेएंडके यूटी और लद्दाख के अकाउंट थे। तो मैं आपके साथ ये शेयर कर दूँ, उन सभी अकाउंट्स का हमने काफ़ी प्रोविजन करके रखा हुआ है। काफ़ी अकाउंट्स में हमने 100% प्रोविजन भी की हुई है। तो फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली रिगार्डिंग दोज केसेस आल्सो। और हमने एक पॉलिसी बना दी है कि जो रेस्ट ऑफ इंडिया में या जेएंडके यूटी और लद्दाख में भी जो हम कॉरपोरेट एडवांस करेंगे या बिग टिकट साइड एडवांस करेंगे, दोज टू बी AAA रेटेड कंपनी। उससे क्या होगा कि फ्यूचर में कोई ऐसा कोई हमें परेशानी नहीं आने वाली। जी शिवपाल साहब,
जब एक इंस्टीट्यूशन ग्रोथ करता है, उसकी ग्रोथ होती है, तो जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके करियर की ग्रोथ भी होनी चाहिए। क्या इसको लेकर के भी बैंक विचार कर रहा है? देखो, ग्रोथ जो हमारी स्टडी होगी, आप देखिए कि जी। पिछले पूरे 1 साल में पर्टिकुलरली JNK के यूटी में हमारी ग्रोथ एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड डबल डिजिट में ही रही। तो हमारा फोकस इस फाइनेंशियल में यही है कि रिटेल में सेगमेंट में हम ज़्यादा फोकस करें, और जो रिकवरी का प्रोसेस है, जो टेम्पो हमने बना कर रखा है, उसको हम अगेन गियर अप करेंगे ताकि रिकवरी का हमारा जो है उस पर भी मैक्सिमम अमाउंट जो हम रिकवर कर पाएँ। कोविड-19 पर क्या शिब्बर साहब डिपॉजिट पर कोई असर पड़ा? डिपॉजिट की रेशो पर कोविड-19 का असर देखने को मिला? लेकिन मैं आपको शेयर कर दूं कि कोविड-19 में भी JNK यूटी में जो डिपॉजिट ग्रोथ है हमारी, वो भी डबल डिजिट में ही रही। और आज की डेट में भी JNK बैंक के पास जो लिक्विडिटी है अराउंड 10,000 करोड़ है, जी, इजीली अवेलेबल 10,000 करोड़। उसे यही लगता है कि कोविड-19 में चाहे फर्स्ट फेज़ था चाहे सेकंड फेज़ था, कि हमारे पास डिपॉजिट अच्छे थे और लिक्विडिटी हमारे पास बहुत अच्छी है। ये आप 150 करोड़ रुपया एक रेज कर रहे हैं और 500 करोड़ रुपया एक रेज कर रहे हैं, जिसमें आपने एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम रखी है और दूसरा इक्विटी शेयर टू गवर्नमेंट और जो स्टेक होल्डर्स हैं। कैपिटल के बारे में तो क्या ये एक्सपेंशन का हिस्सा है? हाँ, ये कैपिटल जो है, देखिए जी, लास्ट ईयर से हम बेटर प्लेस्ड हैं। आज की डेट में हमारी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 12.20% है, और हमने बोर्ड से ये अप्रूवल लिया है कि हम कैपिटल के लिए मार्केट में भी जाएंगे, कैपिटल इक्विटी में जाएंगे, जिसमें टोटल कैपिटल इन्फ्यूज़न है 4,500 CR। इसमें 3,000 करोड़ जो है वो इक्विटी शेयर में, और जो 1,500 है वो हमारा बॉन्ड्स में, बेसल कैपिटल 2 टायर में। इसी के बीच में हमने स्टाफ के लिए भी, जिसको हम एस्काप बोलते हैं, उसके लिए हमने जो आप रेफरेंस दे रहे हैं 7.5 करोड़ और 1.5 करोड़ का, ये हम स्टाफ के लिए रखा है। स्टाफ का कुछ डिस्काउंटेड वैल्यू के ऊपर हम ये ऑफ़र करने जा रहे हैं फॉर द स्टाफ आल्सो, ताकि जब ये कैपिटल हमारे पास आ जाएगी, चाहे स्टाफ से, चाहे पब्लिक से, चाहे कैपिटल 2 टायर में, बॉन्ड्स में, तो ये दोनों चीज़ें चलेंगी। एक तो एक्सपेंशन के लिए, और दूसरा जो बिजनेस हमारा है वो ग्रो करेगा, उसके लिए भी हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट रहती है। शिवा साहब, जो बाहर की ब्रांचेस में ज़्यादा धांधले जो हमने देखा है, जो हमारे पास इनपुट्स आ रही है, जो बाहर की ब्रांचेस थी, वहाँ पे जब हमने एडवांसेस दिए तब हमने कहीं ना कहीं उनके साथ समझौता किया। इस बार क्या चेक एंड बैलेंस उस पर रखा गया? जो हमारी स्टेट की, इस यूटी की ब्रांचेस से अलग ब्रांचेस है, दूसरी स्टेट्स की ब्रांचेस है, उन पर कैसे चेक रखा जा रहा है? देखो, हमने अभी जो रेस्ट ऑफ द ब्रांचेस हैं अराउंड 126, वो 2 वहाँ पे जोनल ऑफिस हैं, एक मुंबई में और एक दिल्ली में। तो हमने वेरी एक्सपीरियंस स्टाफ वहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, और जोनल हेड भी काफ़ी कॉम्पिटेंट है। तो दूसरा, मैंने शुरुआत में बताया कि हमने ऐसे सिस्टम इन प्लेस कर दिए जो कि चेक एंड बैलेंसेस वाले, नो बडी कैन अफोर्ड कि अननेसेसरी हम किसी को कहीं ना कहीं अकोमोडेशन देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। जी शिवा साहब, आपको लगता है कि जो बुरा दौर, मैं बैंक का एक बुरा दौर कहूँगा, जो पहले दौर था, उसमें बैंक की इमेज खराब हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहें या नेशनल लेवल पे कहें? नहीं, कहीं ना कहीं डैमेज हुआ था, मैं एग्री करता हूँ जी, लेकिन है कि जो पिछले हमने 1.5 साल से जो पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ कोविड भी रहा, दूसरी डिस्टर्बेंस भी रही, द वे वी हैव कम बैक, तो उससे ये लगता है कि फ्यूचर में हमें कोई परेशानी नहीं आएगी, बिजनेस हमारा ग्रो करेगा। और इसी के लिए हमने रिक्रूटमेंट भी नहीं कर ली, वेरी कॉम्पिटेंट जो कैंडिडेट थे वो हमने प्रोबेशन अफसर भी लगा दिए, बैंकिंग एसोसिएट भी लगा दिए, जो आपको पता है कि दैट वाज 100% ट्रांसपेरेंट, उसमें कैपेबल कैंडिडेट ही जो है वो आगे, उससे भी बैंक को एक अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। शिवा साहब, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि एक्सपेंशन को लेकर के बैंक की क्या तैयारियां हैं? कुछ और ब्रांचेस यूटी में भी खोलने जा रहे हो या यूटी से बाहर भी खोलने जा रहे हो? दे एक्सपेंशन जो है ना, डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस रिक्वायरमेंट, लेकिन ये चीज़ मैं अश्योर करता हूँ, अननेसेसरी एक्सपेंशन नहीं करेंगे कि किसी की बिल्डिंग खाली पड़ी है, वही चलो उसके वहाँ ब्रांच खोल दो। अमूमन ऐसा ही होता है कि किसी की बिल्डिंग खाली पड़ी है, तो वो कहेगा मेरा ATM लगा दो। हाँ, किसी बिल्डिंग खाली है तो ब्रांच खोल दो, या किसी की शॉप
वहाँ पे या तो ATM लगा दो, नो, दैट विल बी टोटली बिजनेस कॉल, क्योंकि एवरी एक्सपेंशन ऑफ द ब्रांच एज वेल एज ATM एडिंग टू द कास्ट को कटेल करने के लिए हम सेलेक्टिव पोटेंशियल बिजनेस सेंटर पे ही ब्रांच खोलेंगे, और ATM तो वेरी रेयर होगा, क्योंकि एवरीबॉडी इज नो फोकसिंग ऑन द डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो मैं आपके माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा लोगों को डिजिटल बैंकिंग पे ही जाएं और ATM की तरफ कम तवज्जो दें, कैशलेस बैंकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस। शिवम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दर्शकों, सबसे ज़्यादा सेटबैक कोविड-19 के चलते छोटे व्यापारियों को हुआ है, और हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से बातचीत की, उनके प्रेसिडेंट से बातचीत की, आनंद गुप्ता से। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो ऑलमोस्ट यूँ कहा जाए कि कोविड-19 की वेव 2 अब नियंत्रण में है, ये कहा जा सकता है। और हर डिप्टी कमिश्नर ये दावा करता है कि मेरे जिले में अब पॉजिटिविटी रेट बिल्कुल शून्य के बराबर हो चुकी है। ऐसे में क्या लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन जरूरी है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। अरुण गुप्ता, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के प्रेसिडेंट है। अरुण जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। अरुण जी, हमने देखा है कि सरकार आप बेसिकली आप स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन सरकार आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं लेती है। स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लेकर के फैसले लिए जाने चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये वक्त है कि वीकेंड लॉकडाउन होना चाहिए? देखिए विनोद जी, एक बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लेती है, लेकिन उसमें हो क्या रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि हमारी अगर डिमांड्स हैं कि भाई इस तरह से खोला जाए, जिसमें हम लोग जो हैं शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि आप 5 दिन के लिए खोलिए या 4 दिन के लिए खोलिए, उसमें चेंजेस करके गवर्नमेंट जो है हमेशा SOP जो निकालती है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस रहती हैं। और रिसेंटली जो पिछला जो पीरियड गया है, पिछला हफ्ता गया है, ये जो वाला हफ्ता है, इसमें मैंने जो कुछ कहा, स्पेशली मेरी तरफ से यही था अभी कि हम लोग ये चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है वो अलो करे 5 दिन के लिए, मिनिमम 5 दिन के लिए जी। लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, क्योंकि देखिए कोविड-19 अभी गया नहीं है, इस बात को मान करके चलना चाहिए। और जिस तरह से बाज़ार खुलते हैं एकदम से रश होता है, मैं तो सभी से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ SOP को ज़रूर फॉलो करिए। अभी मैं कुछ कल ही देख रहा था, कुछ पिक्चर्स देख रहा था, लोग जो हैं वो बिना मास्क के घूम रहे थे और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का कोई सिस्टम ही नहीं था। लेकिन इसी तरह जब भी एक चीज़ हो रहा है अरुण जी, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खरीदारों की नहीं है। अगर आप दुकानदारों को अच्छे तरीके से जागरूक करें, अगर दुकानदार ही ये डिसाइड कर लें कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, SOP को मेंटेन करना है, तो ऐसा नहीं है कि जो खरीदार हैं वो ही इसको वायलेट करते हैं। अगर दुकानदार चाहें तो SOP का पालन हो सकता है। विनोद जी, ऐसा है कि अगर हम लोग प्रैक्टिकल शेप में देखें जी, तो मुझे नहीं लगता है कि ये पॉसिबल होगा। ये पॉसिबल वहीं होता है यहाँ सिंगल 2 या 3 कस्टमर जो हैं वो शॉप पे आते हैं जी। कुछ ऐसे शॉप्स होती हैं, कुछ ऐसे मतलब बिजनेसेस हैं, यहाँ पर लोग जो हैं वो इकट्ठे आ जाते हैं। उसमें लोगों को ही ये ध्यान में रखना है कि हम लोग जो भी करें सोशल डिस्टेंसिंग में करें। मैं आपको बताऊँ कि हमने वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो अपने चैम्बर में की जी। अभी कि मैंने पूरा ध्यान रखा कि भाई जो है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, और चैम्बर के अंदर भी कुछ लोगों ने उसको वायलेट करने की कोशिश की। हमारी पूरी टीम वहाँ थी, वहाँ पर जो डॉक्टर्स की टीम थी वो वहाँ थी, और भी लोग जो है जो इसको उन लोगों को समझा रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन जब जल्दी में होते हैं ना लोग, तो उसमें कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। और मुझे ये लगता है कि इन गलतियों को हमें अब रोकना पड़ेगा, और हर एक व्यक्ति को ये बात समझ में आनी चाहिए कि आने वाला दिन भी जो है, अभी वायरस ख़त्म नहीं हुआ। हम कहते हैं कि ये अब काम डाउन हुआ है। मैं तो इस तरीके से उसको बोलूँगा कि अभी वायरस रेट जो है, डेथ रेट भी बहुत कम हुआ है, और वायरस जो है बिलो 1% हो गया जी। तो मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी ये बात हमें समझनी चाहिए। जिस तरह से फर्स्ट फेज़ आया तो सेकंड फेज़ की किसी को उपेक्षा नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये दूसरा फेज भी आ सकता है। अरुण जी, आज हर्षवर्धन जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, उनका ये स्टेटमेंट आया है कि जो गलती हमने
वेव फर्स्ट में किया है वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हम जो पार्टीज़ वगैरह हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। आपकी क्या राय है कि जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या नसीहत देता है कि किस तरीके से बाज़ार भी खुले, कारोबार भी हो, लेकिन साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो? विनोद जी, मैं आपके माध्यम से एक बात ज़रूर कहूँगा। इस दौरान में पिछले 2 महीने में नहीं, मैं कहूँगा पूरे 1.5 साल में ये बात कहूँगा कि जितना लॉस जो है बिज़नेस कम्युनिटी ने लिया है, और स्पेशली कुछ ट्रेड जो हैं जो बिल्कुल बंद हैं। आज की डेट में भी देखिए रेस्टोरेंट जो हैं वो कहाँ उनकी एग्जिस्टेंस है, ढाबा जो हैं वो बंद हैं, जो बैंक्वेट हॉल हैं वो टोटल बंद हैं, नॉन एसेंशियल्स जो हैं आइटम जो हैं उनको बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस, अभी जो इस वीक में उनको 3 दिन का समय दिया गया, पहले जो था वो 1 दिन था, पहले उसके पहले 2 दिन था। तो कहने का मतलब है ये जो बिजनेस हैं इन्होंने बहुत लॉस उठाया है। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि इस सारी चीज़ों को देखते हुए भी एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी सोचना चाहिए कि कहीं ये तो नहीं है कि वायरस से बचाते बचाते हम लोग जो हैं वो दूसरी डेथ जो हैं वो बिजनेसमैन के लिए बना रहे हैं। देखिए किसी ने लोन लिया हुआ है, किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लिया हुआ है। मैं भी वही पूछ रहा हूँ कि चैम्बर के क्या सुझाव हैं, अगर आपसे सरकार सुझाव मांगे कि बिजनेस भी चलाना है और तीसरी वेव को भी रोकना है और कोविड-19 का प्रकोप और ना बढ़े, कैसे कौन सा बीच का रास्ता आप तय करेंगे? देखिए विनोद जी, मैं जो अपनी तरफ से मेरी सजेशन ये है कि मिनिमम जो है, देखिए ट्रेड वाइज अगर वो चाहें तो तब भी आप उनको समय दे सकते हैं। ट्रेड वाइज भी अगर समय गवर्नमेंट देना चाहे, हमारे साथ बैठे हम आपको उनको बता सकते हैं जी। और ट्रेड वाइज भी उनको कम से कम 5 दिन का टाइम मिलना चाहिए, हर एक ट्रेड को टाइम मिलना चाहिए। नहीं अरुण जी आपकी तरफ से भी कोई इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए। आप भी ट्रेडर्स को बताएं कि इस तरीके बिल्कुल से हम लोग जो हैं, हमारी जो है बार बार जो है अपने ट्रेडर्स से, हमारी एसोसिएशन से हर वक्त यही बात होती है कि अपने बाज़ार में जब भी बाज़ार खुलते हैं कम से कम ये देखिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो इस SOP को वायलेट ना करे। मास्क जो है वो बहुत ज़रूरी है, और कई लोगों ने तो, कई बाज़ारों ने तो यहाँ तक कर दिया है कि जब उनको कोई दिखाई देता है स्टेशन वाले उनको मास्क देते हैं कि आप मास्क को पहन लीजिए, हमारे बाज़ार में आना है तो मास्क पहन लीजिए। लेकिन कई बार ऐसा मुश्किल होती है। देखिए जो बिग मॉल्स हैं, मॉल्स में जब लोग जाते हैं तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती, और वो एसोसिएशन वाले जो हैं वो खुद ही अपने पास मास्क रखे हुए हैं, और जो इस तरह का कोई व्यक्ति मिलता है उसको इमीडिएटली मास्क देते हैं। अरुण जी आखिरी सवाल, मेरा ये मानना है। अरुण जी आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि वीकेंड लॉकडाउन होना चाहिए? देखिए अभी इसकी ज़रूरत है, वीकेंड लॉकडाउन की ज़रूरत है। मैं उसके विरोध में नहीं हूँ। मुझे यही कहना है कि 5 दिन हर व्यक्ति को, हर बिजनेसमैन को टाइम मिलना चाहिए, 5 दिन का दे। देखिए मैं आपको ये बताऊं, अभी गवर्नमेंट कुछ देख नहीं पा रही। लॉकडाउन जो है वो जम्मू के छोटे छोटे व्यापारियों पे लगा हुआ है। ये देखिए आज की डेट में भी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सब के बिजनेस चल रहे हैं, उनके चल रहे हैं। जो मॉल हैं, जो बिग मॉल है, बिग बाज़ार है, वॉलमार्ट है, इनके बिजनेस चल रहे हैं। ऑर्डर लेते हैं और बाद में चोरी से माल बेचते हैं, कोई चेक नहीं है। और फंसता कौन है और कौन नुकसान में रहता है? सबसे ज़्यादा जो छोटा दुकानदार है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब कभी भी लॉकडाउन हो, ये फुली लॉकडाउन होना चाहिए, चाहे वो किसी के लिए भी हो, चाहे वो वॉलमार्ट हो, बिग बाज़ार हो, अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, सभी का क्लोज होना चाहिए। और जब हम बात करेंगे 5 दिन की, तो 5 दिन के लिए हर एक को टाइम मिलना चाहिए। देखिए रश जो है ना वो तभी होता है जब डिमांड बढ़ती है। लोगों की डिमांड है, एक हफ्ता अब दुकानें नहीं खुली, तो जब दूसरे हफ्ते में खुलेगी तो नेचुरली वहाँ पर डिमांड लोगों की ज़्यादा होगी, लोग बाज़ारों में ज़्यादा जाएंगे। बिजनेसमैन जो है बड़े परेशानी में है, उनकी परेशानियों को समझते हुए और इस वायरस को समझते हुए बिजनेसमैन जो है SOP को पूरा फॉलो करे और लोगों को भी इसकी इंस्ट्रक्शंस देवे। मैं यही कहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, धन्यवाद। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।